हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में, बेलनाकार संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लासेज के अंदर हम पढ़ चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां पे हमारे पास प्लेट हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। और लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़े थे। वहां पे हमारे पास एक चालक गोला होता है और उसी के दूसरा वाला चालक गोला होता है जो उसको कवर करके रखता है। ठीक है, दोनों की जो त्रिज्याएं हैं ऑलमोस्ट हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, ओके। आज पढ़ने वाले हैं बेलनाकार संधारित्र के बारे में। तो बेलनाकार संधारित्र होता क्या है? संधारित्र की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो जो शेप होती है, आप जानते हैं, वहां पे हम एक अंदर की ओर रखते हैं, एक बाहर की ओर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक को आवेश देते हैं और दूसरे पे प्रेरण से आवेश आ जाता है और उसकी वजह से हमारे पास धारिता का मान बढ़ जाता है। यही तो होता है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे हमारे पास बेलनाकार आकृति के दो वस्तुएं हैं, उनको अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेलनाकार संधारित्र की सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन देखते हैं। दो लगभग समान त्रिज्या के समाक्षीय, समाक्षीय का मतलब दोनों की जो अक्ष हैं वो सेम होनी चाहिए, एक लाइन पे होनी चाहिए। दो लगभग समान त्रिज्या के समाक्षीय बेलनाकार चालक जिन पर समान परिमाण, समान दोनों पे समान परिमाण का आवेश होना चाहिए, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं, जो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, ओके बच्चों। अब अपन यहाँ पे बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ आप सबसे पहले एक बेलन बनाइए और यहाँ पे मैंने ये बेलन बना दिया। दोनों की जो रेडियस है वो लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा एक बड़ा बनाएंगे और एक थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि वो अलग अलग दिख सके। यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा बनाता हूँ, ये लीजिए इसके ऊपर से ही, और दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो सेम ही, लगभग सेम होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर हमारे पास धारिता का मान है वो बढ़ जाता है। ओके बच्चों, ओके। हम यहाँ पे अंदर वाला जो संधारित्र है उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास ए संधारित्र है और ये बेलनाकार चालक है, और दूसरा ये वाला है बी बेलनाकार चालक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए जो चालक है उसको हम यहाँ पे कुछ आवेश देते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया, मैंने यहाँ पे कुछ एक ऐसा वायर, ऐसा चालक लेना है आपको जो क्या करे, ऊपर से कुचालक पदार्थ से लपेटा हुआ होना चाहिए ताकि ये बाहर वाला जो चालक है उससे टच ना हो। ठीक है, ओके। जैसे आप यहाँ पे इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वह प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसकी सतह पे फैल जाता है। जैसे ही ये सतह पे फैलेगा तो जो भार वाला बेलनाकार चालक है उसकी आंतरिक सतह पे कुछ आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव आवेश प्रेरित हो गया। बाहर की साइड में कौन सा आवेश आएगा? पॉजिटिव आवेश आएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, धारिता का मान बढ़ाने के लिए, ये अपन ने संधारित्र के सिद्धांत के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसको अर्थिंग करवा देते हैं। जैसे ही अर्थिंग करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके बच्चों, आगे अपन देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास जो ए वाला है उसकी जो त्रिज्या का मान है वो है R1 और जो बी वाला है उसकी त्रिज्या का मान है, यहीं से थोड़ा ऐसे ऊपर से करके निकाल देता हूँ, इसकी त्रिज्या का मान है R2। धारिता का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। सिंपल सा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो वैल्यू किसकी चाहिए हमको? यहाँ पे V का मान चाहिए। V कौन है यहाँ पे? जो हमारे पास A बेलनाकार चालक और बी बेलनाकार चालक हैं, उन दोनों के मध्य का विभवांतर है। तो उस विभवांतर की हमको वैल्यू चाहिए। लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है कि हमने जब विभव वाला पढ़ा था तो वहां पे अपन ने एक जो हमारे पास चालक तार होता है उसकी वजह से विभव का मान ज्ञात किया ही नहीं था वहां पे। तो आपके पास विभव वाला फॉर्मूला नहीं है, वरना तो मैं क्या करता कि ये जो हमारे पास ए चालक है इसकी सतह पे कितना विभव बन रखा है और यहाँ पे कितना विभव बन रखा है, दोनों का क्या कर लेता, यहाँ पे विभवांतर ले लेता। ठीक है, लेकिन वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले अपन V की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो V की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? हम जो विभव वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने खूब सारा अप्लाई किया था। dV इज इक्वल टू EdR, फिर अपन ने चालक गोले के लिए निकाला था, कुछ चालक के लिए निकाला था। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे एक वायर की वजह से निकालने वाला हूँ। देखिए, ये जो आप यहाँ पे मार्कर देख रहे हैं
यदि मैं इसको पतला कर दूं तो वो वायर दिखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसके में क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो मैं बढ़ा देता हूं तो ये किसकी भांति व्यवहार कर, मतलब आप उसको क्या बोल देते हैं, सिलेंडर बोलते थे। ठीक है, तो वायर है वो एक तरह से क्या होता है, बेलनाकार, मतलब वो आप चालक तार बोल दें या आप ऐसे बेलनाकार चालक बोल दें, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर वहां पे तो हमने एक चालक तार के लिए निकाला था, आप यहाँ पे बेलनाकार के लिए निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे एक इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई व वी के मध्य संबंध से क्या आया था फॉर्मूला, फॉर्मूला आया था डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये आया था अपने पास। यहां पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए। ई कौन है यहाँ पे, ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं पॉजिटिव आवेश इधर, नेगेटिव आवेश इधर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तार के लिए अपन ने एक वायर के लिए ई का मान निकाला था, तो वो कितना आया था, ई सदिश इज इक्वल टू, सदिश में मान चाहिए तो सदिश में लिख देता हूँ 2k लैम्डा अपॉन आर और साथ में आर कैप, यही तो आया था फॉर्मूला, वो तो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डी आर जो विस्थापन सदिश है वो क्या है हमारे पास, ये हमें ये व्यक्त कर रहा है। आपको मैंने वहां पे स्टार्टिंग से विभव के बारे में पढ़ाया था, विभव और विभवांतर क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि विभव क्या होता है, जब भी अपन किसी आवेश को लेकर आते हैं तो जिस बिंदु पे लेकर आते हैं और वहां पे अपन कुछ कार्य करते हैं, तो कार्य करने पर उस आवेश के अंदर कुछ स्थिर ऊर्जा स्टोर हो जाती है, तो वह जिस बिंदु पे जितनी ऊर्जा मिलती है वह उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। ये वाला जो हमारे पास बी जो चालक है, बी जो बेलनाकार चालक है, वो कितने विभव पे है, V इज इक्वल टू 0 पे है, क्योंकि अर्थिंग करवाते तो 0 पे है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से ये अपने पास इसकी एक्स है, ओके, ये ओ बिंदु ले लीजिए, और यहाँ से एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डी आर वेक्टर ले लेता हूँ, डी आर सदिश लिया। ये क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास कोई एक क्यू नोड परीक्षण आवेश था, वही तो करते थे अपने, एक परीक्षण आवेश को लेके आते थे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक परीक्षण आवेश को लेके आता हूँ, और ये जो डी आर सदिश है वो कितनी दूरी पे है, आर पे है, मान लीजिए ये आर पे है। तो इसकी जो बेलनाकार चालक की जो एक्स है उससे स्मॉल आर दूरी पर मैंने एक अल्पांश लिया डी आर सदिश, और इस डी आर सदिश के अंदर इस क्यू नोड परीक्षण आवेश को चलाने में कितना कार्य करेंगे उसकी अपन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये सारी चीज निकालने के बाद में तो यहाँ पे आप पहले डी आर की वैल्यू निकाल लीजिए और ई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, ई का मान पुट करते हैं, तो ई का मान आपके पास आ रखा है 2k लैम्डा अपॉन आर, आर कैप। ठीक है, कार्य का मान आप यहां से जैसे ही इसको डी आर से विस्थापित किया, और जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये वाली, तो इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो इस आवेश के अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होने वाला है। तो ये स्टोर होने वाला है, तो आप वहां पे कार्य से ये रिलेशन निकाल के लाते हैं ना, dV इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो ई का मान रखिए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2k लैम्डा आर, आर कैप। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 के अंदर पुट कीजिए, 2 की वैल्यू 1 के अंदर रखने पर तो डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, आर कैप डी आर सदिश। ठीक है बच्चों, ओके। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ये जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास इस परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, उस परीक्षण आवेश को यहाँ तक लेके आना है। ये जो बेलनाकार चालक ए है वो यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ तक लेके आना है तो आपको टोटल कार्य करना पड़ेगा। तो टोटल आपने कितना जो वर्क किया वो सारा का सारा इसके अंदर इसी ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। तो इधर तो मैं क्या कर देता हूँ, 0 से V तक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट आएंगी वो हमारे पास आएंगे, ध्यान से देखिए आप, ये कितनी दूरी पे है, पहले आवेश कहाँ पे था, R2 दूरी पे था, अब कितनी पे है, R1। तो R2 से R1, तो इसका आप समाकलन करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और यहाँ से आप 2k लैम्डा को बाहर ले सकते हैं। आर कैप डॉट डी आर सदिश, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं लास्ट क्लासेज के अंदर बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू होती है डी आर, बहुत सारी क्लासों में बताया है पीछे। और तो R2 टू R1, तो अंदर क्या बच गया, 1/r और ये डी आर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 1/r का समाकलन करना है। इसका समाकलन करेंगे तो V इज इक्वल टू 2k लैम्डा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, log r, log e r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक।
आगे सोल्व कीजिए इसको। v इज इक्वल टू 2k लेमडा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे log e r1 माइनस log e r2। ठीक है, अपन यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए हैं कि यहाँ पे अपने पास माइनस का चिन्ह लगाना था, वो अपन रह गया था, तो ये माइनस का चिन्ह कंटिन्यू करिए यहाँ पे। ओके, अब ये माइनस का चिन्ह आप अंदर की ओर ले जाइए, तो अंदर की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 2k लेमडा log e r2 माइनस log e r1। ये लीजिए, log की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग जब माइनस में होता है तो आप डिवाइड में लिख लेते हैं, तो ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। तो जिसको भी यहाँ तक का कंप्लीट करना है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं मिटा देता हूँ आगे। जल्दी से करें कंप्लीट। ओके, तो v इज इक्वल टू 2k लेमडा, यहाँ पे आपके पास ठीक है माइनस अंदर कर दिया, और log e r2 अपॉन r1, ये प्रॉपर्टी होती है log की, माइनस में होता है तो आप ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। इसके बाद में आप यहाँ पे लेमडा की जो वैल्यू है वो भी पुट कर दीजिए। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रे के पृष्ठ आवेश तो रे के आवेश घनत्व कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k क्यू अपॉन एल log e r2 अपॉन r1। ये लीजिए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास इन दोनों के मध्य जो विभवांतर का मान है वो आ गया है। ठीक है, ओके, तो ये इक्वेशन नंबर, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड कुछ दिया होगा तो ठीक है, फर्स्ट दिया तो सेकंड हो गया ये। इसके बाद में विद्युत धारिता की परिभाषा से फॉर्मूला क्या बनता है, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v, इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू पुट कीजिए, तो q 2k q अपॉन एल log e r2 अपॉन r1। ये लीजिए, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, l ऊपर चला जाएगा, l ऊपर जाएगा तो हमारे पास लास्ट फाइनल जो हमारा फॉर्मूला बनेगा c इज इक्वल टू, और k की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए, तो k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k जैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखेंगे आप, तो ये 2 कैंसिल कर देगा, इसको 4 को काटेगा तो कितने में 2 होगा, तो वो ऊपर जाएगा, तो बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट एल log e r2 माइनस r1। ये लीजिए बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। एल यहाँ पे इसकी लेंथ थी, वो मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास जो बेलनाकार चालक गोला होता, मतलब सॉरी बेलनाकार चालक होता है, संधारित्र होता है, उसके लिए धारिता का मान आ गया c इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट एल log e r2 अपॉन r1। ठीक है, ओके, ऐसे ही आप माध्यम के लिए निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे माध्यम के लिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आ जाएगा। ठीक है, ओके, यदि R2 और R1 इन दोनों का डिफरेंस कम होगा तो हमारे पास ये जो log e की वैल्यू है वो भी कम आएगी, और उस कम आने की वजह से AC का मान बढ़ेगा। तो हमेशा हमारे पास ये जो त्रिज्या है वो पास पास में होनी चाहिए, दोनों पास पास में होनी चाहिए। आपको समझाने के लिए यहाँ पे अपन ने दूर बना लिए हैं, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। उसके बाद में अपन एक छोटे से नोट की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास से खूब सारे समांतर प्लेट संधारित्र हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी होती है और कैसे पता लगाते हैं कि वहाँ पे कितनी संख्याएं हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, मिटाता हूं मैं। देखो कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे हमने एक ए टर्मिनल दिया और उसके साथ में खूब सारी ऐसे प्लेटें जोड़ रखी हैं। ये मैंने ऐसे खूब सारी प्लेटें जोड़ दी, और इधर मैंने एक यहाँ पे बी टर्मिनल लिया, उसके साथ में भी खूब सारी जोड़ देता हूँ, और वो एक दूसरे से में ऐसे फंसी हुई हैं। ये लीजिए, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने संधारित्र बन रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे संधारित्र की वैल्यू कितनी होगी। मैं यहाँ पे इनको चार्ज भी दे देता हूँ, इधर पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, इधर नेगेटिव, तो इस पे पूरे पे नेगेटिव फैल जाएगा ऐसे दोनों साइड में।
और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव फैल जाएगा इस पे ऐसे, और इन वाले पे पॉजिटिव होगा, और इधर इस पे नेगेटिव होगा, इस पे फिर पॉजिटिव, इधर से कनेक्ट है ये, इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव, दोनों साइड में होगा, इस पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव। ये लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चों, अब आपको ये बताना है यहाँ पे ये कितने संधारित्र बन रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक संधारित्र यहाँ पे बना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 संधारित्र बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास प्लेटें हैं वो कितनी है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कुछ ऐसा दे रखा है, खूब सारी हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर लगे हुए हैं, खूब सारी प्लेटें लगी हुई हैं, और आपको ये पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्रों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो आप कैसे बता सकते हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट बस इतना काम कीजिए कि एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आप इनकी जो प्लेटें हैं उनको काउंट कर लीजिए और उसमें से एक कम कर दीजिए। मतलब नंबर ऑफ, आपको ये पता लगाना है कि कैपेसिटर कितना है, तो कितना होगा, n-1 होगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता लगाना है कि यहाँ पे इनकी धारिताओं के मान कितने होंगे, तो मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि सबकी मध्य की जो दूरियां हैं वो सेम है, यहाँ इन दोनों प्लेटों की मध्य की दूरी भी है वो स्मॉल डी है, इनकी सबकी स्मॉल डी। तो आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक की जो धारिता का मान आया था वो कितना आया था, A/0/d। तो आपको केवल इतना ही काम करना होता है, इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब c की वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n-1 A/0/d। जब हमारे पास संधारित्र पैरेलल लगे होते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे के ये समांतर हैं, तो समांतर लगे होते हैं तब आप क्या करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी एक की धारिता होती है उसको सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से करते हैं, जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधों के लिए पढ़ चुके हैं, वहाँ पे अपन श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम, तो उन दोनों के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम अगली क्लास के अंदर। तो ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, टाटा बाय बाय।